तो लास्ट टाइम हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसकी प्रॉब्लम्स कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल्स। सबसे पहला, एक वोल्ट मीटर है और एक एमीटर है। एक चीज नोट करें, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है, एमीटर का रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है, और इन दोनों को तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो विद ए बैटरी। एक तो ये हो गया। देन अब वोल्ट मीटर के पैरेलल में आप एक R रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो। तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग है, वोल्ट मीटर रीडिंग ये तो हाफ हो जाती है, और एमीटर रीडिंग ये डबल हो जाती है। तो आपको R1 और R2 इन टर्म्स ऑफ R निकालना है। फाइंड R1 एंड R2 इन टर्म्स ऑफ R। एक बार दोबारा देख लो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस R1, एमीटर का रेजिस्टेंस R2 सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ में। उसके बाद तुम क्या करते हो कि वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक R रेजिस्टेंस लगाते हो, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हाफ रह जाती है और एमीटर की रीडिंग डबल हो जाती है। तो तुम्हें R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ R निकालना है। तो ये देखो कैसे करो। उसमें क्या है, एक बात बता, वो तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कहीं भी लगा सकते हो। उसमें क्या है भाई, अल्टीमेटली वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। सो हम उसका रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है, तो वो तो कहीं भी लगा सकते हो ना, तुम्हारी मर्जी है। हमारे टाइम पे एक गाना आया था ना बेटा, गोविंदा का, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। समझ गए ना, ऐसे एक गाना था बेटा जो है, समझ में आ गया। तो वही वाली बात है कि वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहीं भी लगा दो, उसमें क्या है। अब तुम ये देखो कि पहले तो फिगर ये थी, ये वोल्ट मीटर था। तू मेरे को ना गाने के लिए मत उकसाया कर, मेरे दो ही शौक हैं, घूमना और गाना बेटा। हाँ, तो मैं फिर गाने के मोड में चला जाता हूँ। मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। बड़ा बढ़िया गाना है, कभी देखना। ये R1 है या R2 है बेटा जो है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ देख। मर्जी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये R है, ये फिगर है, ये R1, ये R2, ये दो फिगर है।
अब क्या है सुनो, इसकी रीडिंग V थी, ठीक, और इसमें I करंट जा रही थी, मान लो ऐसे ही कुछ तो था, ये V था, ये I करंट थी। दूसरी बात सुनो, अब जब तुम पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो, ये होता है जब तुम पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो नेट रेजिस्टेंस कम होता है ना, होता है कि नहीं होता, बताओ। जितने पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते जाओगे उतना नेट रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और नेट रेजिस्टेंस अगर कम होता जाएगा तो मेन करंट बढ़ती जाएगी, इसीलिए तुमसे कहता है कि ये डबल हो गई, 2i करंट ये हो गई। तो मेरे ख्याल से करंट के बढ़ने का रीजन तो समझ में आ गया होगा ना। ये बताओ, करंट के बढ़ने का रीजन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा जो है कि पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे नेट रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, इसका मतलब जो मेन करंट है वो बढ़ जाएगी। तो इसका रीजन समझ में आ गया होगा तुम्हें जो है। अब बात आती है कि वोल्टमीटर की रीडिंग कम क्यों हुई, नहीं है तुम्हें ये आ रहा होगा वोल्टमीटर रीडिंग क्यों कम हुई, तो वो सुनो, ये मान लो ईएमएफ ई है, तो वोल्टमीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ V, ये तुम्हें लग रहा है V की वैल्यू E माइनस I इंटू R2 हुई, ये पहले बताओ, ये समझ में आ रहा है, बता बेटा जो है। वोल्टमीटर के अक्रॉस जो तुम्हें मिला वो E माइनस R2 मिला, क्यों, ये तो इस वाली फिगर में मिला। अब ये बताओ, इस वाली फिगर में ये V डैश है मान लो, अब तुम्हें V डैश मिल रहा है मान लो, तो V डैश कितना हो गया बताओ, V डैश हो गया E माइनस 2i इंटू R2। तो जरा देखना V डैश की वैल्यू V से कम आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ। V डैश लेस देन V आ रही है या नहीं आ रही, ये बताओ बेटा जो है। ये हो गया, बस हो गया। और वैसे भी एक सिंपल सी बात है, पहले इसके अक्रॉस जो ड्रॉप था वो IR2 था, बाद में इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो 2i इंटू R2 हो गया। तो अगर इधर ड्रॉप बढ़ गया, ये बताओ, अगर इधर ड्रॉप बढ़ गया तो इस साइड में ड्रॉप कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ बेटा जो है। एमीटर के अक्रॉस अगर ड्रॉप बढ़ गया तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस ड्रॉप कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जो है। ये कह लो। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल है वो, देखो क्या है। ये वोल्ट मीटर था, और इसका रेजिस्टेंस R1 था, और यहां से I करंट जा रही थी, तो एक तरीके से V इक्वल टू आई इंटू R1 था, क्यों। अब जब तुमने इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये R1 था बेटा, ध्यान से देखना, ये R था, तो यहां से 2i करंट आने लग गया, लेकिन इसके अक्रॉस ड्रॉप हाफ रह गया। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इसका मतलब इससे करंट कम जाएगी, I/2 जाएगी, पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया। पहले ड्रॉप I इंटू R1 था, अब तुमसे कह रहा है कि ड्रॉप हाफ रह गया, इसका मतलब उससे I/2 करंट जाएगी। तो इसका मतलब ये 2i का जो बाकी पोर्शन है वो पोर्शन कहां से चला जाएगा, बताओ। 2i का बाकी पोर्शन यहां से चला जाएगा, क्यों, तो ये 3i/2 इधर चला जाएगा। समझ में आ गया, बताओ, 3i/2 इधर चला जाएगा। अब पैरेलल में तुम जानते हो कि करंट इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्यों, पैरेलल में करंट इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहां से 3 टाइम्स करंट जा रही है, देखो
क्योंकि यहाँ पे I/2 है ना, यहां से 3 टाइम्स करंट जा रही है, इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इस रेजिस्टेंस का 1/3 होना चाहिए। क्यों 1/3 होना चाहिए? तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ जो है, आर की वैल्यू R1/3 होनी चाहिए, या कह लो R1 इक्वल टू 3R आ गया। ये तो पहला आ गया आंसर। ये कर, क्लियर हो गया? ठीक है, अब सुनो, अब R2 निकालते हैं, R2 कितना होगा। ये बताओ कि जो मेन करंट थी वो डबल हो गई है, इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो हाफ हो जाना चाहिए? ये बताओ, बताओ बेटा जी। मेन करंट अगर डबल हो गई तो इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस हाफ हो जाना चाहिए। ठीक, अब तुम ये देखो कि बाद वाली फिगर में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो। आर और R1 ये तो पैरेलल में हो गए, क्यों, आर और R1 तो पैरेलल में हो गए, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 अपॉन R+R1, और ये R2 उसमें सीरीज में है तो वो ऐड हो जाएगा। ये तो बाद में रेजिस्टेंस हो गया, और पहली फिगर में रेजिस्टेंस कितना था, R1+R2 था। क्यों, R1+R2 था, और मैंने तुमसे कहा कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाना चाहिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि R1 अपॉन R+R1, R1 अपॉन R+R1 प्लस R2, ये को इसको किसके इक्वल होना चाहिए, R1 प्लस R2 अपॉन 2 के इक्वल होना चाहिए बस। R1 हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, हाँ 3R निकाल चुके हैं, तो यहां से फाइंड R2, बस हो गया। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस ऐड करते जाओगे नेट रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, तो मेन करंट उतनी बढ़ती जाएगी। पहले तो ये हो गया। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेन करंट बढ़ी मतलब डबल हो गई, तो एमीटर के अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा हो गया, समझ गए ना, एमीटर के अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो फिर कम हो जाएगा। सो हम समझ में आ गए बेटा, दोनों कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं आए बताओ जो है। पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे नेट रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा, तो इसका मतलब मेन करंट उतनी बढ़ती जाएगी, तो मेन करंट बढ़ेगी तो एमीटर के अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा होगा, इसका मतलब वोल्ट मीटर के अक्रॉस ड्रॉप क्या हो जाएगा बताओ जो है, कम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2, प्रीवियस प्रॉब्लम में ही बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। इससे पहली वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें बैटरी का जो ईएमएफ था, बैटरी ईएमएफ वो 6 वोल्ट था। तो तुमसे वोल्ट मीटर रीडिंग निकालनी थी, वोल्ट मीटर रीडिंग आफ्टर कनेक्टिंग पैरेलल रेजिस्टेंस।
ये निकालना था कितना होगा। इसका मतलब एक तरीके से वी डैश निकालना था कितना होगा। अब मैं एक दो इक्वेशंस लिख रहा हूं, उसको समझना आया कि नहीं आया। v की वैल्यू 6 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एमीटर रहा होगा। बताओ क्लियर है फर्स्ट केस में, फर्स्ट फिगर में। अब चलो v डैश जो तुम्हें v/2 दिया था वो हो जाएगा 6 माइनस 2 टाइम्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एमीटर। बताओ ये दूसरी इक्वेशन समझ में आई सेकंड फिगर में। क्यों देखो ना, बी ए था IR2, तो वी ए डैश कितना था बता, 2I × R2। बता ये था कि नहीं था, सो हम बता। अब समझ में आ गई, दोनों इक्वेशन समझ में आ गई। बताओ जो है ये दो इक्वेशंस हो गई, बस हो गई, ये दो इक्वेशंस हो गई और दो अननोन्स आ गए। क्यों दो अननोन्स, क्या क्या आ गए, दो अननोन्स आ गए, v एंड वी ए, ये आ गए। तो यहां से v निकाल लेना, फाइंड v। लेकिन तुम्हारा जो आंसर होगा वो v/2 होगा, ध्यान रखना। समझ में आया, आंसर क्या होगा, v/2 होगा जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में और फिर एक एग्जाम्पल में। ये तो समझ में आ गया, सो हम समझ में आ गया बेटा जो है। पहली फिगर में v बनेगा 6 माइनस वी ए, और दूसरी फिगर में v डैश जो v/2 दिया हुआ है वो बनेगा 6 माइनस 2 va बनेगा। बस हो गया, दो नोन्स हैं, दो इक्वेशंस। अब चलते हैं सबसे पहले कंसेप्ट में, फिर आएंगे प्रॉब्लम्स में। हाँ जैसे मान लो ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, इसके बीच में अगर तुम एक वायर कनेक्ट कर दो तो इस वायर में ना कनेक्ट करंट हमेशा जीरो होगी, ध्यान रखना। बताता हूं क्यों, देखो। जैसे सपोज करो मैं यहां से चलता हूं, ध्यान से देखना। यहां से मान लो मैं इधर को मानता हूं I1 करंट है, तो ये I1 घूमी और यही I1 वापस आ गई, और इस वाले वायर में मान लो मैं I करंट मान लेता हूं। तो इस जंक्शन में अगर मैं जंक्शन लो लगाऊं तो नेट इनकमिंग करंट तो I1 हो गई और नेट आउटगोइंग करंट I1 प्लस I हो गई। अब जरा बताना I की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। सोहम बता बेटा। अगर दो लूप्स को तुम एक वायर से कनेक्ट करते हो, ठीक है ना, दो लूप्स को तुम एक वायर से कनेक्ट करते हो तो उस वायर में करंट हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, कोई भी कंडीशन हो जीरो होती है। और वो तुम्हें जंक्शन लॉ से समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल देखो इस पर। सपोज करो ये एक लूप है, टेन वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम। यहाँ पे 6 वोल्ट, 4 ओम।
एक ये है 6 वोल्ट 1 ओम 3 ओम 2 वोल्ट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो तुम्हें वी ए बी निकालना कितना होगा। अब मैं पिछला वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तुम्हें लग रहा है इस वाले वायर में करंट 0 होगी। अगर मैं पिछला वाला कंसेप्ट यूज करूं तो इस वाले वायर में करंट 0 होगी कि नहीं होगी, बताओ जो है। इस वाले वायर में करंट 0 होगी, ठीक। अब ये और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट लूप्स हो गए ना। मतलब एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, क्यों। एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट लूप्स हो गए, तो इनमें तुम इंडिपेंडेंटली करंट निकाल सकते हो। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बैटरी सब्ट्रैक्टिव है, ध्यान रखना बैटरी सब्ट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल से इसमें तुम करंट निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे ना, इस लूप में करंट तो निकाल लोगे। 1 एम्पियर आएगी देखो, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट हो गया, और 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, क्यों 5 वोल्ट का रेजिस्टेंस हो गया, तो 1 एम्पियर की करंट आ गई। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी सब्ट्रैक्टिव बैटरीज हैं, क्यों सब्ट्रैक्टिव बैटरीज हैं, उसमें 6 वोल्ट वाली डोमिनेट करेगी, तो इसमें इधर को करंट होगी, और ये भी 1 एम्पियर होगी। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो हम बताओ 1 एम्पियर निकाल लेंगे ना, ये तो सही है। अब तुम्हें याद होगा जब हमें ना दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता था, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचते थे कोई सा भी पाथ फॉलो करते हुए, क्यों कोई सा भी पाथ फॉलो करते हुए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला पाथ ले लेता हूं। ए से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, डी से ई जाऊंगा, और ई से फिर बी जाऊंगा, और पोटेंशियल की इक्वेशन लिख दूंगा बस हो गया। सबसे पहले लिखा वी ए, उसी रास्ते पे चलना है बेटा जो है। उसके बाद -10 लिखोगे, बैटरी आई है। फिर रेजिस्टेंस पे पहुंचे हो तुम, लेकिन रेजिस्टेंस में करंट के उल्टा चल रहे हो, तो बड़ी बात है। तो प्लस आई इंटू आर, फिर बैटरी आई है, और निगेटिव से पॉजिटिव पे आए हो, +5। फिर बैटरी आई है, पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहे हो, -6। फिर करंट, फिर रेजिस्टेंस आया है, लेकिन उसमें कोई करंट नहीं है, तो छोड़ दो उसको। फिर तुम्हें बैटरी दिख रही होगी निगेटिव से पॉजिटिव, तो +2। फिर तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, और करंट के उल्टा चल रहे हो, तो बड़ी बात है। तो इसका मतलब +I × R, और हम पहुंच गए कहाँ पे, बी पे। ये VB हो गया, तो यहाँ से VA - VB निकाल लो। बताओ सोवन, सोहम समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पता जो है। ठीक है, अब फिर चलते हैं कंसेप्ट और फिर प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहला एक तो होता है शॉर्ट सर्किट, ये पहले बता चुका हूं मैं। जिसको आगे से हम SS कह देंगे, हाँ। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, क्यों नहीं है, टू एंड्स
ऑफ ए रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। और तुम्हें याद होगा शॉर्ट सर्किट अगर तुमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा ना। नहीं हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर वो जीरो आ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मतलब करंट जीरो होगी, बस हो गया। क्यों? आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई भी ये रेजिस्टेंस है, तुम्हें बस ये कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, तो डेफिनेट है कि करंट जीरो होगी। और वैसे भी तुम्हें एक सिंपल सी बात देखो ना, जैसे मान लो ये करंट आई है बेटा जो है, जब इसको इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो ये पूरी करंट यहां से नहीं चली जाएगी? ये बता बेटा, ये बता। अगर दूसरी साइड उसको एक ऐसा रास्ता मिल रहा है जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ, तो वो जबरदस्ती रेजिस्टेंस में से क्यों जाएगी? ये बता जो है, करंट रेजिस्टेंस में से क्यों जाएगी? पूरी की पूरी करंट कहाँ से निकल जाएगी बेटा जो है, कंडक्टिंग वायर से निकल जाएगी ये करंट। तो शॉर्ट सर्किट का मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात। एक मैंने अर्थिंग का भी तुम्हें बताया था ना, अर्थिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे सिंबल होता है ना इसका, ये है, ये अर्थिंग का सिंबल है जो है। क्यों? तो अर्थिंग का जस्ट मतलब ये है कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल वो जीरो हो गया। क्यों? ये तो होता है ना, अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि जो उसका उस पॉइंट का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो हम कितना मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तीसरी बात, अब किसी रेजिस्टेंस में शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं करंट निकालने की, शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात देखो, जो किरचॉफ्स की लॉज है, ये तो 100% प्रॉब्लम्स में लगेंगे, नहीं है? अगर तुम सही ढंग से लगाते हो तो किरचॉफ्स लॉ से तो 100% तुम निकाल सकते हो। लेकिन जो शॉर्टकट होते हैं वो हर जगह नहीं लगते ना बेटा जो है। ये थोड़ी है कि शॉर्टकट हर जगह लगेंगे जो है। शॉर्टकट केवल कहाँ लगेंगे बेटा जो है, केवल 10% में ही लगते हैं, ध्यान रखना बेटा जो है। तो पता लगा कोई प्रॉब्लम आई और तुम किरचॉफ लॉ से निकाल सकते थे उसको आराम से, और तुम शॉर्टकट में ढूंढने में लग गए, पता लगा वो क्वेश्चन भी गया और टाइम भी गया जो है। सो हम समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ बेटा जो है? पता लगा तू तो कहने लगा कि शॉर्टकट ढूंढता हूँ मैं जो है, कोई क्वेश्चन आया और किरचॉफ से तू आराम से निकाल सकता था उसको जो है। अब शॉर्टकट दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि शॉर्टकट ये भी तो होता है ना, क्लिक भी तो करना चाहिए दिमाग में बेटा जो है। अब पता लगा क्लिक ही नहीं कर रहा वो, और किरचॉफ तेरे को आता था जो है। उस चक्कर में जो है तूने क्वेश्चन भी छोड़ दिया, टाइम भी वेस्ट किया जो है। तो ये ध्यान रखना जो है। अब है क्या शॉर्टकट? कि तुम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, बस हो गया। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। उसके बाद सीधे सीधे आई इक्वल टू पी डी अपॉन आर हो जाएगा, बस हो गया। क्यों? और बाय द वे ये करंट किधर से किधर को फ्लो करेगी, हायर से लोअर को।
उधर को फ्लो करेगी, बस ये तुम्हें करना है बाई हुक और बाई क्रूक। तुम्हें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, हायर से लोअर, ये कहलाता है। अब सोहम बता, घंटी बज गई है, कोई जनरल डाउट है तो पूछ ले। नहीं है ना, तो चल अब एग्जाम्पल करते हैं, तो इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगी तेरी। पहला, ये मान लो 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 12 वोल्ट है। तुम्हें करंट निकालनी है फ्रॉम ऑल रेजिस्टर्स। अब सुनो, ये बताओ कि तुम्हें ये जो 2 ओम है, ये शॉर्ट सर्किट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। सोहम जरा बताइए, 2 ओम तेरे को शॉर्ट सर्किट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता जो है। ऐसे हो गया ना, सीधे सीधे देखिए, ये वाले वायर से कनेक्टेड है ना, बस ये हो गया। देखिए वायर से डायरेक्ट बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, नथिंग जो है। ये बता, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। इसका मतलब इससे जो करंट आ गई वो जीरो आ गई। एक तो ये आ गया। अब दूसरा देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट तुम्हें सेम पोटेंशियल पे दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे दिख रहे होंगे। और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये भी सेम पोटेंशियल पे दिख रहे होंगे। इसका मतलब अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट है, तो फिर इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट है। क्यों? ये 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है, और ये हायर दिख रहा होगा, ये लोअर दिख रहा होगा, ये हायर दिख रहा होगा, ये लोअर दिख रहा होगा। तो बस हो गया, इसमें करंट किधर से किधर को जाएगी, हायर टू लोअर हो जाएगी। अब करंट निकाल लो बाकी दोनों में। इसमें करंट नीचे को आ जाएगी, और इसमें भी करंट नीचे को आ जाएगी। और ये करंट कितनी हो जाएगी बताओ, 12/4, इसका मतलब 3 एम्पियर। और ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, 12/6, इसका मतलब 2 एम्पियर। समझ में आया सोहम, नहीं आया बता बेटा जो है, कि जो 2 ओम है वो तो शॉर्ट सर्किट था। क्यों? 2 ओम था शॉर्ट सर्किट, और बाकी 4 ओम और 6 ओम के अक्रॉस तुम्हें 12 वोल्ट लगा हुआ है, बस हो गया। नहीं है, उसके अक्रॉस 12 वोल्ट लगा हुआ है, तो यहाँ से तुमने करंट लगा दिया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, और तुम्हें करंट निकालनी है फ्रॉम 1 ओम, और करंट निकालनी है फ्रॉम 2 ओम। ये निकालनी है, कितनी होगी। अब सुनो, ध्यान से देखना है बेटा।
मैं यहां से चल के यहां पहुंचूंगा और पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, बस हो गया। 2 वोल्ट अप हुआ, फिर 4 वोल्ट और अप हुआ, इसका मतलब टोटल 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ये हायर ये लोअर। बता ये समझ में आया कि नहीं आया, बता। ये बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। देख दोबारा से देख, यहां से चला तो 2 वोल्ट का अप हुआ पहले, फिर इधर आया, फिर 4 वोल्ट का और अप हुआ। क्यों 4 वोल्ट का और अप हुआ? तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में 6 वोल्ट का अप हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, 6 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब जो करंट होगी वो हायर से लोअर जाएगी, इधर को जाएगी। क्यों ये जाएगी, और ये कितनी हो गई, 6/1 मीन्स 6 एम्पियर हो गई। बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा जो है। ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे उसमें। मैं यहां से चल के यहां पहुंचूंगा, तो मैं ऐसे गया, पहले 2 वोल्ट का अप हुआ, फिर ऐसे आया, फिर 6 वोल्ट का अप हुआ। क्यों फिर 6 वोल्ट का अप हुआ? तो टोटल 8 वोल्ट अप हो गया। अप का मतलब ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। क्यों इसका मतलब ये हो गया 8 वोल्ट। तो करंट किधर से किधर को फ्लो करेगी, हायर से लोअर। इसका मतलब ये करंट इधर को हो जाएगी। क्यों ये करंट इधर हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी बताओ, 8/2 मीन्स 4 एम्पियर। बता दे अगर कोई डाउट है तो बेटा जो है, बता जो है। मैं रेजिस्टेंस के एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पे पहुंचा हूं। क्यों रेजिस्टेंस के एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पे पहुंचा हूं, और उसके बाद पोटेंशियल देखता गया कितना अप कितना डाउन, ये कह रहे। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ जगह पे मैं तुम्हें एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बताता हूँ कितने कितने होंगे। ध्यान से देख, ये बता कि यहाँ पे 0 वोल्ट रहा होगा, इसका मतलब ये भी सीधे कनेक्टेड है, ये भी 0 वोल्ट रहा होगा। क्यों यहां तक 0 वोल्ट रहा होगा। अब यहाँ पे 2 वोल्ट का अप हो गया, ध्यान से देखना बेटा, 2 वोल्ट का अप हो गया, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स ये 2 वोल्ट में आ गए होंगे। क्यों ये सारे के सारे पॉइंट 2 वोल्ट में आ गए होंगे, और उसके बाद ये 4 वोल्ट का अप हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो 6 वोल्ट पे आ चुका होगा, और इधर 6 वोल्ट का अप हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितने पे आ चुका होगा, 8 वोल्ट पे आ चुका होगा। ये कह ले। अब बता एब्सोल्यूट पोटेंशियल समझ में आ गए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल समझ में आया बेटा, ये बता जो है। सो हम अर्थ से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स हैं, क्यों अर्थ से कनेक्टेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे 0 वोल्ट पे आ गए। क्यों सारे के सारे 0 वोल्ट पे आ गए। उसके बाद 2 वोल्ट का अप हुआ, तो वाले पॉइंट्स फिर 2 वोल्ट पे आ गए, ऐसे कह ले। ये हो गया। और देखते हैं, एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, चलो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मान लो 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये 5 ओम। सबसे रेजिस्ट को निकलना। हाँ अब सुनो, तुम्हें लग रहा है कि ये जो 6 वोल्ट है
यही 6 वोल्ट 1 ओम को भी मिलेगा। पहले ये बता, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता सोहम। 6 वोल्ट तेरे को 1 ओम को भी 6 वोल्ट मिलेगा, ये समझ में आ रहा है बेटा जो है। और ये हायर होगा, ये लोअर होगा, और ये 6 वोल्ट होगा। तो इधर को करंट हो जाएगी, बस हो गया। ये वाली करंट तो ये हो जाएगी, और 6/1, इसका मतलब 6 एम्पियर हो गया। एक तो ये आ गया। अब चलते हैं दूसरे में। इसमें असल में कलर चेंज करने में ना थोड़ा टाइम लगता है बेटा जो है। कभी कभी कलर चेंज करके भी अच्छा होता है। अब ये बताओ कि ये 4 वोल्ट, तेरे को लग रहा है इसमें भी 4 वोल्ट ही मिलेगा, ये बता। ये बता, इसको लग रहा है इसको पूरा 4 वोल्ट मिलेगा बेटा जो है, ये होगा। लेकिन ये हायर और ये लोअर, क्यों? इसका मतलब करंट ऐसे होगी, हायर से लोअर इधर को होगी। और ये करंट कितनी हो जाएगी? 4/2 मीन्स 2 एम्पियर। इसमें भी पता चल गया। अब चलते हैं लास्ट में 5 ओम में। मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। तो देखो, पहले 6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, फिर 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो इसका मतलब टोटल 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, और मैं यहां पहुंच गया। 10 वोल्ट का ड्रॉप हो गया और यहां पहुंच गया। इसका मतलब ये लोअर रहा होगा और ये हायर रहा होगा, और 10 वोल्ट का ड्रॉप रहा होगा। नहीं, 10 वोल्ट का ड्रॉप रहा होगा। और करंट किधर से किधर को जाती है? हायर टू लोअर। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जाएगी, और ये कितनी जाएगी? 10/5। तो ये 2 एम्पियर की करंट आ गई। अब समझ में आ गया? सो हम बता, इन 3 एग्जाम्पल से तेरे को थोड़ा सा शॉर्टकट का आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया कि शॉर्टकट हर जगह नहीं लगता है। अगर दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो अननेसेसरी शॉर्टकट को चेंज मत करो बेटा जो है, टाइम वेस्ट मत करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उससे भी एक कंसेप्ट निकल के आएगा तुम्हें। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक तो तुम्हें करंट निकालनी है कितनी होगी, और एक तुम्हें वी ए बी निकालना कितना होगा। तो मैंने जब मैं बना रहा था उसी समय मैंने तुम्हें दिखा दिया था कि तीनों की तीनों बैटरीज एडिटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब तीनों की तीनों बैटरीज एडिटिव हैं। तो तुम्हें लग ही रहा होगा करंट ऐसे फ्लो करेगी, क्यों? और ये करंट कितनी हो जाएगी बताओ? ये करंट हो जाएगी 2 + 2 + 2। ये तो टोटल ईएमएफ आ गया, अपॉन 1 + 1 + 1। तो 2 एम्पियर आ गई, क्यों? ये हो गया। अब मुझे वी ए बी निकालना है। तो मैं सीधे यहां से यहां पहुंचूंगा। हाँ, सबसे पहले मैंने लिखा वी ए, फिर हायर से लोअर -2, फिर करंट के उल्टा जा रहा हूं तो बड़ी बात है। तो प्लस I × R = वी बी। इसका मतलब वी ए बी 0 आ रहा होगा। समझ में आया या नहीं आया बता? आ गया? अच्छा, वैसे तुम इसको चाहते थे ना, वी ए बी को ऐसे भी निकाल सकते थे बेटा जो है। वी ए बी को
तुम्हें याद है हम ऐसे भी तो कर सकते थे, E माइनस आई आर, याद है ना बता, E माइनस आई आर कर सकते थे। तो E की वैल्यू हो जाती 2, I की वैल्यू हो जाती 2, R की वैल्यू हो जाती 1, इसका मतलब ये 0 हो जाता है, ये कह। अब इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है वो सुनो, मेन इसमें आते हैं कंसेप्ट बेटा। पहली बात, एक बात बताओ कि बिल्कुल आइडेंटिकल बैटरीज थी, बिल्कुल आइडेंटिकल बैटरीज है, एडिटिव भी, तो इसका मतलब ए बी और सी पॉइंट सिमेट्रिकल हुए कि नहीं हुए बताओ बेटा, ये बता। बिल्कुल आइडेंटिकल बैटरीज हैं, नहीं है, आइडेंटिकल बैटरीज हैं, आइडेंटिकल बैटरीज, और साथ में एडिटिव भी है। इसका मतलब ए बी और सी ये सब आइडेंटिकल हुए, और जब ये बताओ सब कुछ सिमेट्रिकल है तो ए बी और सी का पोटेंशियल सेम नहीं आना चाहिए। वैसे भी बताओ, ये बताओ वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, ये सब इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बेटा बताओ जो है। और अब ये बताओ कि जब सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब तुम कह सकते हो चाहे तुम वी ए बी निकाल लो, तुम वी बी सी निकाल लो, या तुम वी ए सी निकाल लो, ये सारे के सारे क्या आना चाहिए बताओ, 0 आना चाहिए, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि तीनों की तीनों बैटरीज आइडेंटिकल है और इवन एडिटिव भी, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। तो इसका मतलब ए बी और सी सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, तो इसका मतलब उन सब के पोटेंशियल सेम होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, इस कंसेप्ट को ना तुम n नंबर ऑफ बैटरीज में भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब this concept can be extended to n number of batteries। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे समझो ये है, मान लो ये ये कुछ भी कर लो आप, मान लो ये E है, ये R है, E है R है, E है R है, तो इसमें जो करंट आएगी, हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो पहली बात तो ये करंट होगी, क्यों I, ये कितनी हो जाएगी, n टाइम्स E अपॉन n टाइम्स R, मतलब E बाई आर आ गया, क्यों। तो हम समझ में आया बेटा, जो है करंट इसमें कितनी हो जाएगी, तो ई बाई आर आ जाएगी। और ई बाई आर बेसिकली वही होती जो एक बैटरी की वजह से भी तो ये होती, ये बताओ ड्यू टू वन बैटरी, वो भी तो यही आती कि नहीं आती बता बेटा, जो है वन बैटरी की वजह से भी वही आती ना, अगर देखो तो जो है ये हो गया। और दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या निकला देखो, दूसरा कंसेप्ट ये निकला कि फॉर एग्जांपल मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये मान लो डी पॉइंट है, तो सारे पोटेंशियल सेम होंगे, बस हो गया वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी, ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल होंगे, ठीक। और एक लास्ट में एक पॉइंट और बताओ कि अगर मैं ए और बी के बीच में
मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई जोड़ देता, मान लो ये जोड़ देता, या मैं ए और सी के बीच में जोड़ देता मान लो, तो बताओ इनसे करंट क्या होती जरा बताना। सो हम ये बता, मैं ए और बी के बीच, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए और बी के बीच में या ए और सी के बीच में जोड़ देता, तो इसका मतलब इससे करंट क्या होगी, इससे करंट जीरो होगी, इसका मतलब इससे भी करंट जीरो होगी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। ये कहते हैं, एक तो कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक कंसेप्ट और भी था बेटा, जो है ना, तुमने उस पर गौर नहीं किया, कि पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, लेकिन करंट नॉन जीरो है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो है जीरो, लेकिन करंट जीरो नहीं है, बल्कि 2 एम्पियर है। तो थोड़ा तुम्हें अटपटी सी बात लग रही कि नहीं लग रही, बता सो। ये बता, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है लेकिन करंट जीरो नहीं है, तो थोड़ी सी अटपटी बात नहीं लग रही है, बता बेटा जो है, थोड़ी सी अटपटी बात लग रही कि नहीं लग रही, बता जो है। नहीं है भाई, अभी तक हमने क्या सुना है जो है, बता। टिल डेट अभी तक तुमने सुना होगा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, देन करंट भी जीरो होनी चाहिए, क्यों, ये तुमने सुना होगा। लेकिन ये एक्चुअल में ना इनकम्प्लीट है बेटा, ये स्टेटमेंट तुमने अभी इनकम्प्लीट सुना। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है देखो, if potential difference across some resistance equal to zero, then current through that resistance equal to zero। ये सही स्टेटमेंट है। अब कुछ लिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बता सोहम, ये बता सही स्टेटमेंट क्या है, बता जो है। अब समझ में आया कि अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो फिर उस रेजिस्टेंस में से करंट जीरो होगी। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम ये देखो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस थोड़ी जीरो है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बेटा जो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसका ये मतलब नहीं कि करंट जीरो होगी। सही स्टेटमेंट यह है कि किसी रेजिस्टेंस से अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो फिर उस रेजिस्टेंस में से जो करंट होगी वो जीरो होगी। ये सही स्टेटमेंट है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बता दे बेटा जो है, ये बता कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सोहम, बता कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा जो है, कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सर्किट में करंट जीरो होगी। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो फिर डेफिनेट है कि उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होगी, जीरो। ठीक है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एक काम करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जहां पे कंप्लीट हो जाएगा वहीं पे ब्रेक कर देंगे। नया चैप्टर एक नए डे में अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा ही रह गया, ज्यादा रह नहीं गया। अगली बार कैपेसिटर शुरू करेंगे, नया चैप्टर कैपेसिटर करेंगे बेटा। कोई मिल गया,
तूने मेरे को आज गाने की वो दिला दी ना, इसलिए ऐसे काम मत किया कर तू कभी भी। कोई ऐसा स्टेटमेंट मत बोला कर मेरे सामने जिससे मेरे को ना कोई गाना, कोई भी गाना याद आ जाए बेटा जो है, फिर मेरे गाने के मूड में चला जाता हूँ। ये 100 वाट का बल्ब दिया था, ये 60 वाट का बल्ब दिया था, और ये 100 वाट का बल्ब 60 वाट का दिया था। इसको बल्ब 1 कह देता हूं, इसको बल्ब 2 कह देता हूं, इसको बल्ब 3 कह देता हूं। तो तुम्हें ना एक्चुअल पावर कंजम्पशन उसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ एक्चुअल पावर कंजम्पशन। सुनो, एक बात बताओ, B1 और B2 सीरीज में है, B1 एंड B2 ये दोनों सीरीज में दिख रहे होंगे तुम्हें, क्यों? और तुम्हें याद है सीरीज में जिसमें कम पावर लिखी होती है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हम सीरीज में जिसमें कम पावर लिखी होती है वो एक्चुअल में ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो तुम्हें लग रहा है पावर ऑफ B2 वो ग्रेटर होगी पावर ऑफ B1। अब चलते हैं B2 और B3 को कंपेयर कर लेते हैं। एक बात बताओ, दोनों 60 वाट के हैं, बोथ 60 वाट, इसका मतलब दोनों के रेजिस्टेंस सेम होंगे? ये बता, दोनों के दोनों 60 वाट के हैं तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होंगे कि नहीं होंगे? बताओ जो है, दोनों के रेजिस्टेंस सेम है। अब सपोज करो तुमने इस पे V लगाया था, तो इसको तो पूरा V मिलेगा, लेकिन इसको V से कम मिलेगा ना? नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट यहां भी तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बेटा? बताओ जो है, इसका मतलब B3 B2 से ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, क्यों? पावर B3 ग्रेटर देन पावर B2। ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता जो है कि B2 और B3 दोनों के दोनों 60 वाट के हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस तो हो गया सेम, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि B3 को पूरा V मिलेगा, जबकि B2 को V से कम मिलेगा, क्यों? B2 को B3 से कम मिलेगा, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है B3 वाला ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो फाइनल ऑर्डर क्या रहा बताओ जो है? फाइनल जो ऑर्डर रहा वो ये रहा, सबसे ज्यादा 3 करेगा, उसके बाद 2 करेगा, और उसके बाद 1 करेगा। ये हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं। ये मेरे ख्याल से पहले करवाया था, मुझे लगा कि कराया कि नहीं कराया, तो एक बार दोबारा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये एक हीटर है, इस पे लिखा हुआ है 1 किलोवाट और 220 वोल्ट। और इसके अक्रॉस लेकिन तुम जो लगाते हो, ये प्लस है ये माइनस है, हाँ? इसके अक्रॉस तुम 500 वोल्ट लगा देते हो। तो तुमसे कहता है कि ये रेजिस्टेंस कितना हो, सो दैट
एक्चुअल पावर कंजम्पशन, एक्चुअल पावर कंजम्पशन बाय हीटर। ये 1 किलोवाट ही रहे। अब एक बात बताओ, 1 किलोवाट लिखा था, 220 वोल्ट लिखा था, और मैं चाहता हूं कि वो 1 किलोवाट ही कंज्यूम करे, तो इसका मतलब उसके अक्रॉस 220 वोल्ट ही आना चाहिए ना। तो हम समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है, कि 1 किलोवाट लिखा था और 220 वोल्ट लिखा था, और मैं चाहता हूं वो एक्चुअल में 1 किलोवाट ही कंज्यूम करे, तो इसका मतलब उसको 220 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये जो 500 है, इसमें से 220 वोल्ट तो इसको मिल जाए, तो इसका मतलब इधर जो रेजिस्टेंस है 280 वोल्ट आ जाए। एक ये हो गया। दूसरी बात, अब ये बताओ, ये और ये सीरीज में है, और सीरीज में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। बताओ है कि नहीं है? ये बता, सीरीज में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब 220 अपॉन 280, 220 अपॉन 280 इसको इक्वल होना चाहिए रेजिस्टेंस ऑफ हीटर अपॉन आर। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटर क्या होगा। ये तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था बेटा जो है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो उसके ऊपर लिखी हैं, ये रिटर्न वैल्यूज होती हैं। याद आ रहा है सोवन? याद आ रहा है बेटा जो है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर। तू इंटेलिजेंट है बेटा, तू मेरा नाम करेगा पक्का। और पावर का मतलब 1 किलोवाट, इसका मतलब ये 1000 हो गया। तो यहां से तुम आर फाइंड कर लेना। फाइंड आर, ये हो गया। इस टाइप का भी हमने किया था, क्यों? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये तीसरा बच्चा कौन आ गया, दूसरा बच्चा कौन आ गया बीच में? यार हर्षवर्धन, ये प्रैक्टिस से ही होता है बेटा जो है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये होते हैं प्रैक्टिस से। और टीचर जो क्लास में करवाता है ना, टीचर जो क्लास में करवाता है वो क्या करता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है जिनसे बाकी क्वेश्चंस तुम में हो जाए। एक्चुअल में कोई भी टीचर क्लास में इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स नहीं करवा सकता ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करवा सकता, फिर वो कोर्स आगे नहीं होगा जो है ना, कोर्स आगे नहीं खींचेगा बेटा जो है। तो नॉर्मली वो क्लास में वही प्रॉब्लम्स लेता है जिसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो उससे बाकी प्रॉब्लम्स तुम कर सकते हो। समझ में आया? तू तो अभी क्लास में ऐसे ही घुसा ना, जैसे वो एक, तूने पता नहीं कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है, हिंदू रिलीजन में एक ना, कि वो समुद्र मंथन चल रहा था जो है, उसमें पूरे वो थे, और बीच में क्या होता है, बीच में वो भी घुस जाते हैं कुछ राक्षस। समुद्र में क्या होता है ना, वो निकलता है, अमृत निकलता है जो है ना, तो यहाँ पे अमृत। हाँ, अच्छा तू 40 मिनट से है? मजाक कर रहा हूँ ऐसे, मजाक कर रहा हूँ जो है। ठीक है, अब चलते हैं अगला एक क्वेश्चन और है, सुन। नेक्स्ट, ये एक रेजिस्टेंस आर है, इससे टोटल क्यू चार्ज फ्लो होता है। क्यू चार्ज फ्लोज इन टाइम टी नॉट।
तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज फ्लो हुआ होगा तो एक करंट भी रही होगी ना। भाई सिंपल सी बात है, करंट भी तो रही होगी कि नहीं रही होगी बेटा, बताओ जो है। ठीक है, करंट भी रही होगी। तो ये करंट तुमसे कहता है कि लीनियरली डिक्रीज की थी, लीनियरली डिक्रीज्ड टू जीरो इन टाइम टी नॉट। तो तुम्हें ये निकालना है कि इस रेजिस्टेंस में कितना हीट जनरेट हुई। दोबारा सुन लो, एक रेजिस्टेंस है जिसमें टोटल क्यू चार्ज फ्लो हुआ टी नॉट टाइम में। जब चार्ज फ्लो हुआ होगा तो करंट रही होगी, डेफिनेट है। तो मैंने तुमसे कहा वो करंट लीनियरली डिक्रीज हुई है जीरो तक टी नॉट टाइम में। तो रेजिस्टेंस में कितना हीट का फ्लो हुआ, कितना हीट जनरेट हुई, ये निकालना था। अब एक बात बताओ, एच का ना फॉर्मूला क्या होता था बेटा जो है। एच का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, आई स्क्वायर आर टी होता था। क्यों? अगर आई कांस्टेंट है तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे? नहीं है, बताओ। और अगर आई वेरिएबल है तो फिर तुम जो एच निकालोगे वो इंटीग्रेशन से निकालोगे। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कुछ। क्यों? एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, अदरवाइज इंटीग्रेशन से करोगे। और इंटीग्रेशन से कैसे करोगे वो भी बता देता हूं। इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी करोगे, बस ये करोगे। और यहाँ पे जो आई है वो जो भी फंक्शन ऑफ टी रहा होगा वो रख देना यहाँ पे। पहले बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तुम कंसेप्ट समझ में आया कि अगर करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में ये लगाओगे आप, ये इंटीग्रेशन लगाओगे जिसमें आई को लिखोगे फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सुनो। यहाँ पे ना तुम्हें करंट वर्सेस टाइम इस टाइप का दिया हुआ है कुछ। अब ये तो दिया हुआ है टी नॉट, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आई नॉट कह लेता हूँ, ये नॉट गिवन। लेकिन मुझे एक चीज पता है कि आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है, तुम्हें याद है ये कभी करवाया था बेटा जो है। इसका जो एरिया होता है वो चार्ज फ्लो देता है। सोहम, याद है नहीं है हर्षवर्धन बेटा, ये बता जो है। आईटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो तुम्हें क्या देता है, चार्ज फ्लो देता है। अब इस ग्राफ का एरिया कितना हुआ देखो, आई नॉट टी नॉट बाई टू। एरिया तो निकाल लोगे ना। और ये दिया हुआ था क्यू, तो यहां से तुम आई नॉट निकाल लेना। आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, टू क्यू अपॉन टी नॉट आ गई। समझ में आ गया ना, आई नॉट निकाल लिया। अब सिंपल है, तुम अब इस आई की इक्वेशन लिख लो बेटा जो है। ये बताओ, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, आई टी इक्वेशन, तो आई कुछ ऐसे होगा ना देखो, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। बताओ ये समझ में आया?
ये होता अगर मैं इसकी आईटी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ जाए। और यहाँ पे बाय द वे सी कितना है, सी तो आई नॉट है, और ये एम की वैल्यू कितनी होगी, एम की वैल्यू होगी ये अपॉन ये, क्यों, तो ये आई नॉट अपॉन टी नॉट होगी। माइनस ऑलरेडी निकाल लगा दिया है बेटा मैंने, ये ध्यान रखना। ये बताओ इक्वेशन लिख लोगे हर्षवर्धन, इक्वेशन लिख लेगा बेटा इसके, आईटी इक्वेशन तो लिख लेगा ना। आई नॉट जब मैंने बता दिया जो है माइनस एम एक्स प्लस सी किया मैंने, आई इक्वल टू क्या किया माइनस एम एक्स प्लस सी। अब तुमने आईटी इक्वेशन लिख ली, और अभी मैंने तुम्हें बताया हीट फ्लो क्या करोगे बताओ जो है, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, जीरो से लेके टी नॉट तक, ये निकाल ये होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर करंट कांस्टेंट है तो हीट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर करंट वेरिएबल है तो फिर हीट को इंटीग्रेशन से लिखोगे, और वो आई स्क्वायर आर डी टी। अब लास्ट में रह गए केवल दो कंसेप्ट, उसके बाद हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। बाकी अभी सारी रिवीजन में भी आएंगी ना, कई सारी प्रॉब्लम्स, चिंता मत करो, अभी रिवीजन में भी आएंगी। पहले तुम इनको पढ़ के अपने कंसेप्ट बनाते रहो, धीरे धीरे वो करते रहो, फिर रिवीजन आएगा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। टू कंसेप्ट्स, पहला एक आता है फ्यूज वायर के बारे में बेटा। घरों में जो लाइन होती है ना वो कुछ ऐसे होती है ना, मैंने तुम्हें बताया, ये जैसे ये बल्ब है बेटा, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, एंड सो ऑन, और यहाँ पे मेन लाइन हो गई है, ये मेन लाइन हो गई। यहाँ पे मैंने मेन लाइन तुम्हें ना डीसी दिखा रखी है बेटा, जो है एक्चुअल में हमारे घरों में एसी आती है, वो जब मैं एसी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पे डीसी दिखा रखी है, तो फ्यूज वायर ना यहाँ पे लगा होता है बिल्कुल मेन के बगल में, ये फ्यूज वायर है। अब तुम एक चीज देखो कि तुम्हें लग रहा है फ्यूज वायर से मेन करंट पास होगी, ये बताओ पहले। मेन करंट आई पास होगी, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सोहम बता बेटा, फ्यूज वायर से मेन करंट पास होगी, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता जो है। तो इसका मतलब फ्यूज वायर में जो हीट जनरेशन होगा वो आई स्क्वायर आर टी होगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुमने बल्ब जलाया, ये मान लो एसी है, हाँ ध्यान रखना, फिर तुमने एसी चला दिया, फिर एक और एसी है, ये एसी भी चला दिया। तो ये बताओ जितने स्विच ऑन करते जाओगे पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, स्विच तुम ऑन करते जाओगे तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हें याद होगा कम होता जाएगा। इसका मतलब जो मेन करंट आई है वो बढ़ती जाएगी, और अगर मेन करंट आई बढ़ेगी तो तुम्हें लग रहा है इधर हीट बढ़ती जाएगी बेटा, ये बताओ जाए। देयरफॉर
हीट बढ़ती जाएगी और एक सर्टेन करंट के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। क्यों? समझ में आ रहा है बेटा? ये बताओ जो है, आफ्टर ए सर्टेन करंट, हाँ, आफ्टर ए सर्टेन करंट ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। क्यों? बस हो गया, पूरे घर की लाइन चली जाएगी, बस हो गया। अच्छा, एक चीज ये है कि यहां पे सर्किट ब्रेक हो जाए तो पूरी घर की लाइन चली जाएगी। यहां ब्रेक हो जाए या यहां ब्रेक हो जाए या यहां ब्रेक हो जाए, पूरे घर की लाइन नहीं जाएगी। सो हम समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं जो है, कि फ्यूज वायर से मेन करंट आई जाती है। अब तुम जैसे जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस, जैसे जैसे स्विच ऑन करते जाओगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब नेट रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, इसका मतलब मेन करंट बढ़ती जाएगी। तो फ्यूज वायर के अक्रॉस जो हीट थी वो बढ़ती जाएगी, और एक सर्टेन वैल्यू के बाद वो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। और मैंने तुमसे कहा कि अगर मेन लाइन पे यहां पे कहीं पे ब्रेक आता है, इधर कहीं ब्रेक आता है, तो पूरे घर की लाइन जाएगी। लेकिन अगर इधर कहीं ब्रेक आता है तो फिर पूरे घर की लाइन नहीं जाएगी। ये ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से फ्यूज वायर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक रिजल्ट होता है जो मैं जब तुम्हें हीट पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मुझे याद दिला देना, वो सुन लो क्या है। एक्चुअल में तुम लोग तो अब वो करते नहीं होगे ना, हमारे टाइम पे फ्यूज वायर एक ऐसे ना, ऐसे वो किया जाता था, लपेटा जाता था बेटा जो है, ठीक है। और हम सोचते थे जितना ज्यादा लपेट देंगे उतना बढ़िया होगा जो है। तो ऐसा नहीं होता, फ्यूज वायर ना एक्चुअल में लेंथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा जो है। मतलब जो मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर है, मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर डज नॉट, एक सेकंड ना बेटा, थोड़ा सा एक कॉल है, जरा ले लेता हूँ। तो जो मेल्टिंग ऑफ फ्यूज वायर है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ फ्यूज वायर। अब तो क्या होता है ना बेटा, फ्यूज वायर बड़े रेडीमेड आते हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक कट आउट होता था, उस पर खूब तार लपेटा जाता था। तो हमें बचपन में ऐसा लगता था जितना ज्यादा तार लपेटोगे उतना बढ़िया फ्यूज वायर होगा बेटा। ऐसा नहीं होता। जब मैं हीट पढ़ाऊंगा तो उसमें याद दिलाना, उसमें प्रूव करूंगा कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। और एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया। जैसे सपोज करो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एमसीबी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब सपोज करो जैसे ना, मान लो ये है बेटा जो है, अगर मान लो एक कंप्लीट सर्किट है, बस तुमसे ये कह दिया यही कंप्लीट सर्किट है, तो भले ही ये 10 to the power 10 वोल्ट की बैटरी क्यों ना हो, इसमें करंट जीरो होगी। लग रहा कि नहीं लग रहा बताओ जो है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये कंप्लीट सर्किट है, तो भले ही उसमें कितनी भी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगा दो बेटा, इसमें करंट जीरो होगी, बिकॉज सर्किट इज ओपन। क्यों? बट अगर मैं तुमसे कहता हूं इट इज पार्ट ऑफ ए सर्किट, जैसे एक लंबा चौड़ा सर्किट था, उसका खाली एक छोटा सा पार्ट बना दिया मैंने, तो फिर करंट जीरो हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, तो पूरा सर्किट देखना पड़ेगा। क्यों नहीं है?
अगर मैंने कहा हुआ है इट इज पार्ट ऑफ ए सर्किट, इट इज पार्ट ऑफ ए सर्किट, देन करंट मे और मे नॉट बी जीरो। क्यों? उसके लिए तो पूरा मेरे को फिर उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना बेटा। मैं तुमसे कहूंगा पूरा सर्किट लेके आओ, इससे काम नहीं चलेगा, आधे सर्किट से काम नहीं चलेगा। मुझे पूरा सर्किट लाओ, फिर उसका पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि इसमें करंट जीरो होगी या नहीं होगी। हर्षवर्धन, समझ में आ गया तेरे क्या कह रहा हूँ बेटा? जो है कि अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसे बोल दिया जाए, ऐसी एक सर्किट दे दिया जाए और कहा जाए ये कंप्लीट सर्किट है, तो फिर तुम चाहे कितनी बड़ी वोल्टेज की जो है बैटरी लगा दो बेटा, जो है उसमें करंट जीरो होगी, बिकॉज सर्किट ओपन है। लेकिन अगर तुमसे वो कहता है कि इट इज पार्ट ऑफ सर्किट, तो फिर तो तुम्हें पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ेगा सर्किट देख करके बेटा। ठीक है, ये है कह लो। तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नया चैप्टर हम नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अब तुम्हारे पास दो चैप्टर हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगले टेस्ट में मैंने तुम्हें बताया कि दोनों चैप्टर कंप्लीट आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों आएंगे। जम के आप प्रैक्टिस करते रहो इसकी। और कुछ पूछना है तो पूछ लो, आज 5-10 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। कोई भी चीज़ जनरल पूछनी है तो पूछ सकते हो। सोहम, बता बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो अगली बार करेंगे। चल फिर है। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड डे।